अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट आइडियोलॉजी हम लिबरलिज़म कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लिबरलिज़म के ओरिजिन और डेवलपमेंट को देखेंगे और इसके सेंट्रल थीम्स को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट हमारे पास है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। लिबरलिज्म वर्ड इंग्लिश वर्ड लिबरल से डिराइव हुआ है और लिबरल वर्ड लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब होता है अ क्लास ऑफ फ्री मैन और इन अदर वर्ड्स मैन हु आर नाइदर सर्व्स और स्लेव्स। सर्व्स और स्लेव्स एंशंट रोम और एंशंट ग्रीक में टू ग्रुप्स होते थे। ऐसे लोग जो कि जिनके पास कोई फ्रीडम नहीं होती थी, वो कोई फ्रीडम एंजॉय नहीं करते थे। सर्व्स पीसेंट्स और फार्मर्स को कहा जाता था, यानी ऐसे लोग जो दूसरे लोगों की ज़मीनों पर काम करते थे, लैंड ऑनर्स के लिए काम करते थे और उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी और इनकी परमिशन के बगैर वो कहीं जा नहीं सकते थे। फ्रॉम बर्थ टू डेथ वो अपने लैंड ऑनर्स की लैंड्स पर काम करते। ये लैंड ओनर्स उनके जो बेसिक नीड्स थे लाइक फूड वाटर शेल्टर वो उनको प्रोवाइड करते थे और इन्हीं के साथ सारी ज़िंदगी गुजारते थे, मतलब इनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप था दैट वाज स्लेव्स। स्लेव्स ऐसे लोगों को कहा जाता था उस टाइम जो कि इंटेलेक्चुअली वीक थे या ऐसे लोग जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंट्री है वो किसी दूसरे कंट्री के साथ उनका वॉर होता है तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे तो उनको स्लेव्स बनाया जाता था और इनको देवर जस्ट लाइक द लिविंग पोजेशंस, इनको सेल किया जाता था, इनके मार्केट्स होते थे। तो इस तरह से जो स्लेव्स और सर्व्स थे तो ये दो ग्रुप्स थे और ये ऐसे लोग थे जिनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी, वो अपने लाइफ के बारे में कोई डिसीजंस नहीं ले सकते थे और देवर नॉट फ्री। तो जो टर्म है लेबर लैटिन वर्ड है तो वो डिनोट करता था ऐसे लोगों को जो कि ना सर्व्स थे और ना स्लेव्स थे, मतलब वो फ्री थे, इन दोनों ग्रुप्स में से किसी से भी बिलोंग नहीं करते थे। जो लिबरल वर्ड है वो इसी वर्ड लिबर से डिराइव हुआ है। आजकल तो स्लेवरी या सर्वडम का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज के टाइम में हम इसको बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट में या बहुत ही ब्रॉड सेंस में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है कि ओपननेस या ओपन माइंडेडनेस। ओपननेस या ओपन माइंडेडनेस का मतलब क्या है कि जब इंडिविजुअल्स लिबरल होते हैं, वो ओपन माइंडेड होते हैं, वो नैरो माइंडेड नहीं होते, वो सोसाइटी में डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप पर किसी भी किस्म के जो मेंटल बैरियर्स है या लिमिटेशंस है वो इम्पोज नहीं करते। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच उनका नेचर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर एक इंडिविजुअल यूनिक है और उसकी डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट सोच है। तो ऐसे लोग जो इस चीज़ में बिलीव रखते हैं, ऐसी डाइवर्सिटी में बिलीव रखते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं और फ्रीडम के आइडिया में और लिबर्टी में बिलीव रखते हैं, तो ऐसे लोगों को लिबरल्स कहा जाता है। लिबरलिज़म के डेवलपमेंट को स्टडी करने से पहले हम थोड़ी सी यूरोप की हिस्ट्री को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी कोई भी आइडियोलॉजी इमर्ज होती है तो वो किसी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के रिजल्ट में ही इमर्ज होती है, यानी कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं सोसाइटी में जिसके नतीजे में आइडियोलॉजी इमर्ज होती है। तो इस तरह से जो लिबरलिज़म है वो भी यूरोप में इमर्ज हुआ विद द ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज़म। फ्यूडलिज़म क्या है कि ये एक सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम था यूरोप में, जो कि 15th सेंचुरी तक रहा। यह इस्टेब्लिश हुआ आफ्टर द रोमन एम्पायर और 9th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक ये सिस्टम यूरोप में रहा। 15th सेंचुरी में इसका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और 19th सेंचुरी तक आते आते मुकम्मल तौर पर ये सिस्टम कोलैप्स हुआ। अब फ्यूडलिज़म क्या है? फ्यूडलिज़म वर्ड लैटिन टर्म फ्यूडम और फ्यूडलिटस से डिराइव हुआ है। फ्यूडम का मतलब होता है फीफ, फीफ मीन्स अ पीस ऑफ लैंड, और फ्यूडलिटस मीन्स सर्विस रिलेटेड टू फीफ, मतलब लैंड और लैंड से रिलेटेड सर्विस। इसका मतलब क्या है? उस वक्त यूरोप में रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर को रूल करता था एम्परर, और
जो एम्परर था उसके नीचे डिफरेंट लोकल रूलर्स हुआ करती थी। क्योंकि एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए एक एम्परर के लिए पूरे एम्पायर को कंट्रोल करना मुश्किल था। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एम्पायर था उसको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया गया और डिफरेंट लोकल रूलर्स इन यूनिट्स को कंट्रोल करते थे। इन लोकल रूलर्स के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, वो इनको कंट्रोल करते थे और इन ज़मीनों पर जो पीजेंट्स थे या सर्व्स थे वो काम करते थे। और जो एम्परर था रोमन एम्पायर का, तो वो इन लोकल रूलर्स पर डिपेंडेंट था, बिकॉज ये रूलर्स इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, टैक्सेस देते थे और इस तरह से अदर सर्विसेज लाइक मिलिट्री सर्विसेज इनको प्रोवाइड करते थे। तो एम्परर इन पर डिपेंडेंट था। तो ये जो सिस्टम था इसको हम कहते हैं फ्यूडलिज्म के, जहाँ पर डिफरेंट लैंड ऑनर्स होते थे, उनके पास बड़ी ज़मीनें होती थी और इन पर पीजेंट्स काम करते थे। इस सिस्टम को कहते हैं फ्यूडलिज्म। इसी फ्यूडलिज्म के ब्रेकडाउन के नतीजे में ही लिबरल आइडियाज़ आए। लेकिन सिर्फ ये एक फ्यूडलिज्म ही नहीं था, बल्कि कुछ और भी डेवलपमेंट्स थी सोसाइटी में और कुछ और भी चीज़ें सोसाइटी में हो रही थी जिनके नतीजे में लिबरलिज्म इमर्ज हुआ। इसमें से रिलीजन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त यूरोप में जो रिलीजन था, जो चर्च था, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। चर्च इतना पावरफुल था कि वो लोगों का फेथ डिसाइड करता था कि लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करेंगे, उनके क्या वर्शिप्स होंगे, क्या उनके बिलीव्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें चर्च ही डिसाइड करता था और लोगों के पास कोई भी फ्रीडम नहीं थी इस लिहाज से। इसके अलावा जो किंग था तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और जो कॉन्सेप्ट था तो वो था डिवाइन राइट ऑफ रूल। मतलब किंग जो था वो डिवाइन राइट ऑफ रूल के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता था। मतलब क्या है कि जो किंग है तो उसको रूल करने का राइट गॉड ने दिया है, गॉड ने ही इसको सेलेक्ट किया है और वो रूल करेगा और जो लोग थे तो वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब एब्सोल्यूट तरीके से वो रूल करता था और कोई उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता था। तो इस तरह से जो सोसाइटी थी यूरोप में वो इस तरह से थी और ये डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो इन डेवलपमेंट्स के नतीजे में ही जो लिबरलिज्म है वो इमर्ज हुआ। लिबरलिज्म का इमर्जेंस होता है विद द ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडलिज्म। जैसे ही फ्यूडलिज्म का ब्रेकडाउन होता है तो लिबरल आइडियाज़ भी इमर्ज होते हैं। कैसे फ्यूडलिज्म का ब्रेकडाउन होता है? जब सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, एंड दैट डेवलपमेंट इज़ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, स्टीम इंजन इन्वेंट होता है, तो उसके साथ सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बदलाव क्या है कि जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी या जो एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी थी तो वो ट्रांसफॉर्म हुई इनटू द इंडस्ट्रियल वन। फ्यूडलिज्म में एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी थी, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी या जो एग्रेरियन मोड ऑफ प्रोडक्शन था तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू द इंडस्ट्रियल वन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में ही फ्यूडलिज्म का ब्रेकडाउन होता है और फ्यूडलिज्म के ब्रेकडाउन के साथ ही लिबरल आइडियाज़ इमर्ज होते हैं। अब जो न्यू लिबरल आइडियाज़ इमर्ज हुए तो वो सोसाइटी के एग्जिस्टिंग ऑर्डर को या एग्जिस्टिंग सिस्टम को इमर्ज करने लगे, यानी जो प्रिवेलिंग सिस्टम था तो उसको चैलेंज करने लगे। सबसे पहले जो एब्सोल्यूट पावर था मोनार्की का या जो किंग का राइट, जो किंग का रूल था, डिवाइन राइट ऑफ रूल ऑफ किंग्स, तो इसको लिबरल्स चैलेंज करने लगे कि जो रूलर्स थे वो एक एब्सोल्यूट मैनर्स में रूल करते थे, कोई इनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो इस चीज़ को लिबरल्स ने चैलेंज किया और इसके अपोजिट या एज एन अल्टरनेटिव टू दिस सिस्टम वो डिमांड करने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। इसके अलावा लिबरल्स ने जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी उनके प्रिविलेजेस को भी चैलेंज किया। जो इकोनॉमिक या पॉलिटिक्स में उनके पास जो प्रिविलेजेस थे तो इस चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल का स्टेटस डिसाइड होता था बाय बर्थ तो इसको भी चैलेंज किया जाने लगा। बाय बर्थ स्टेटस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो फार्मर है, वो किसी लैंड ऑनर के लिए काम करता है तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ वो उसके लिए ही काम करेगा, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं थी और वो पीसेंट ही या फार्मर ही रहेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इवन जो उसके बच्चे होंगे तो वो भी पीसेंट्स या फार्मर्स ही होंगे क्योंकि उसके पेरेंट्स थे। तो इस तरह से जो बाय बर्थ स्टेटस डिसाइड होता था सोसाइटी में तो इस चीज़ को चैलेंज किया लिबरल्स ने और
और उन्होंने डिमांड किया कि किसी का भी स्टेटस बाय बर्थ नहीं डिसाइड होगा, बल्कि स्टेटस डिसाइड होगा मेरिट के बेस पर। अगर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में मेहनत करता है और उसमें कोई टैलेंट है, स्किल्स है, एबिलिटी है और उसके बेस पर वो कोई सोशल स्टेटस एक्वायर करता है, तो इस तरह से उसके मेरिट पर, हार्ड वर्क के बेस पर उसका स्टेटस डिसाइड होगा, बाय बर्थ डिसाइड नहीं होगा। इसी तरह से जो चर्च की अथॉरिटी है, तो उसको भी लिबरल्स ने चैलेंज किया कि चर्च जो है वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। मतलब क्या है कि लोगों के पास रिलीजियस फ्रीडम होगी, लोग डिसाइड करेंगे कि वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, कौन से बिलीव्स या कौन से रिचुअल्स को वो परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें चर्च डिसाइड नहीं करेगी, ये लोग डिसाइड करेंगे और उनके पास मुकम्मल रिलीजियस फ्रीडम होगी। तो इस तरह से लिबरल्स ने, या जो लिबरलिज्म है, तो इसने एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज किया और फ्यूडलिज्म के ब्रेकडाउन के साथ ही इसका इमर्जेंस हुआ और एग्जिस्टिंग सिस्टम को इन्होंने चैलेंज किया। इसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रल थीम ऑफ लिबरलिज्म। सेंट्रल थीम का मतलब है बेसिक प्रिंसिपल्स या मेन आइडियाज़ जिसमें लिबरलिस्ट्स बिलीव करते हैं। उसमें फर्स्ट आता है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी में इंडिविजुअल है तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इनफैक्ट सोसाइटी में इंडिविजुअल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फ्यूडल सोसाइटी थी तो उस वक्त इंडिविजुअल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडिविजुअल के राइट्स, उसके नीड्स, उसके इंटरेस्ट, इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं थी, उसकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं थी, उसके पास ऐसे कंडीशंस या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी जहाँ पर अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को वो डेवलप कर सके। उसकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। वो पहचाना जाता था अपने सोशल ग्रुप से, जिस फैमिली से, जिस विलेज से वो ताल्लुक़ रखता है या जिस लोकेलिटी से या सोशल इकोनॉमिक क्लास से वो बिलोंग करता था। तो इनफैक्ट उसकी पहचान उसकी सोशल क्लास ही थी, उसकी कोई अलग पहचान ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन होती गई, सोसाइटी में ट्रांजिशन आया, फ्यूडलिज्म से मार्केट ओरिएंटेड सोसाइटीज़ आती गई, तो इंडिविजुअल की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती गई। कैसे कि जो पहले फ्यूडलिज्म था तो जो पीसेंट्स या फार्मर्स थे तो वो काम करते थे लैंड ऑनर्स की ज़मीनों पर, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। फ्रॉम बर्थ टू डेथ वो वहीं पर काम करते थे, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी। वो कोई अपने लाइफ के बारे में कोई डिसीजंस नहीं ले सकते थे, उनके पास कोई चॉइसेस ही नहीं थी। लेकिन जब सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश हो गई, तो इन लोगों के पास अब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। अब इन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया और इन्होंने माइग्रेशंस कर दी। वो सिटीज़ में आए, टाउन्स में आए, इन फैक्ट्रीज़ में आए और उन्होंने वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, इन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी और इस तरह से जो सोसाइटी में जो लोग थे तो उनके पास फ्रीडम आती गई और सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स थे तो उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती गई। पहले जो पीसेंट्स थे या सर्व्स थे जिनकी फैमिली किसी पीस ऑफ लैंड पर काम करते थे, तो अब जो है वो फ्री हो गए और उनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो अपने लिए क्या चॉइसेस करना चाहते हैं, अपने लाइफ के बारे में क्या डिसीजंस लेना चाहते हैं, या वो किसके लिए काम करना चाहते हैं या कैसे काम करना चाहते हैं, कहाँ पर काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से उनके पास फ्रीडम आती गई और सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स थे तो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। तो लिबरल भी इसी चीज़ में बिलीव रखते हैं कि जो सोसाइटी है तो इसमें इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी इस तरह से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि इंडिविजुअल्स के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हो कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। मतलब इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट हो सके, वो अपने स्किल्स, अपने एबिलिटीज़ को, अपने पोटेंशियल्स को इस तरह से यूटिलाइज कर सके कि उससे उसकी डेवलपमेंट हो। तो लिबरलिज्म का जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इंडिविजुअलिज्म, कि वो इंडिविजुअलिज्म में बिलीव रखते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है वो सोसाइटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ कुछ अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी, जिस तरह से साइंटिफिक नॉलेज में और रीज़न में एक्सपेंशन हो रहा था। इस रीज़न और नॉलेज के एक्सपेंशन के नतीजे में जो रिलीजियस थ्योरीज थी, जहाँ पर हर चीज़ के लिए पहले रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत थी, या जो लोगों का ब्लाइंड
ट्रस्ट था रिलीजन में, बिना सोचे समझे बस रिलीजन में जो उनका ब्लाइंड ट्रस्ट था, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी। अब इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट होता गया और इंडिविजुअल की जो वैल्यू है तो उसको रियलाइज़ किया जाने लगा कि हर इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है, उसमें क्वालिटीज़ होती है और वो इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ की जाने लगी। इसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए इमानुएल कांत ने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया है और जो ह्यूमन डिग्निटी है और जो उसका इक्वल वर्थ है तो उसको हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स है तो वो एंड है, वो एंड से वो मीन्स नहीं है, यानी इंडिविजुअल एक एंड है, इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है, उसकी वैल्यू है, वो इम्पोर्टेंट है, वो एक एंड है, वो एक मीन नहीं है। जो सेकेंड प्रिंसिपल है दैट इज़ फ्रीडम। लिबरलिज्म बिलीव रखते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम्स और लिबर्टी में। उनका मानना है कि इंडिविजुअल्स के पास मैक्सिमम फ्रीडम और लिबर्टी होनी चाहिए और उन पर किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन इम्पोज नहीं करनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस इम्पोज की जाए तो इससे उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो डेवलप कर सके तो उन पर किसी भी किस्म की लिमिटेशंस इम्पोज नहीं करनी चाहिए या रिस्ट्रिक्शन, उनको मैक्सिमम फ्रीडम देनी चाहिए। वो बिलीव रखते हैं ह्यूमन राइट्स में कि हर इंडिविजुअल को बाय बर्थ सर्टेन राइट्स मिलते हैं और ये नेचुरल राइट्स होते हैं और कोई भी स्टेट या इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल से इन राइट्स को नहीं ले सकता। इन राइट्स में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है दैट इज़ इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी। तो लिबरल्स का ये मानना है कि इंडिविजुअल्स को लिबर्टी देनी चाहिए, उनको फ्रीडम देनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंडिविजुअल के इस राइट को प्रोटेक्ट करे और वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। स्टेट है या गवर्नमेंट है तो वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करे कि जहाँ पर इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम फ्रीडम हो, मैक्सिमम लिबर्टी हो और वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग और अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने लिए डिसीजंस कर सके, अपने इंटरेस्ट को परसू कर सके और इस तरह के कंडीशंस क्रिएट किए जाए फॉर द इंडिविजुअल्स जहां अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए इंडिविजुअल्स अपनी नीड्स को फुलफ़िल करें और अपनी डेवलपमेंट करें और इंडिविजुअल्स पर जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना की जाए, क्योंकि अगर हम इन पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे तो ये उनकी डेवलपमेंट में एक रुकावट होगी। लेकिन इसके साथ साथ वो इस चीज़ में भी बिलीव रखते हैं कि इंडिविजुअल के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब होता है अनलिमिटेड फ्रीडम। अगर अनलिमिटेड फ्रीडम होगी तो फिर ये एक लाइसेंस बन जाता है और ऐसे में इंडिविजुअल्स अपने फ्रीडम को, अपने इस अनलिमिटेड फ्रीडम को मिसयूज़ कर सकते हैं। वो दूसरों के राइट्स को और उनकी फ्रीडम को वायलेट कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम में बिलीव रखते हैं कि इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम फ्रीडम होनी चाहिए और उन पर किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसी फ्रीडम भी नहीं जो कि बहुत ही एब्सोल्यूट हो और फिर जहाँ पर इंडिविजुअल दूसरों के राइट्स और उनकी फ्रीडम को वायलेट करे तो ऐसी फ्रीडम भी नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं। उनका मानना है कि जो इंडिविजुअल एक्शंस है या लिबर्टी है तो उस पर किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करनी चाहिए। इन केस अगर एक इंडिविजुअल अपने फ्रीडम को और अपनी लिबर्टी को मिसयूज़ कर रहा है और उससे दूसरे के राइट्स और उसके लिबर्टीज़ जो है वो वायलेट हो रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी चाहिए। अदरवाइज़ उसकी पर्सनल लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करनी चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो ह्यूमन लिबर्टी है या एक्शंस है तो उसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, सेल्फ रिगार्डिंग लिबर्टी या एक्शंस और दूसरा है अदर रिगार्डिंग लिबर्टी और एक्शन। इसी तरह से इज़ाया बर्लिन जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उन्होंने अपने इम्पोर्टेंट वर्क 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में लिबर्टी को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट नेगेटिव लिबर्टी और दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल अपने फ्रीडम को, अपने लिबर्टी को मिसयूज़ करता है और दूसरों के राइट्स को और उनकी लिबर्टीज़ को एब्यूज़ करता है, उनको हार्म करता है, तो ऐसे लिबर्टी को नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल अपने लिबर्टी को एंजॉय करता है लेकिन साथ साथ वो दूसरों के राइट्स, उनके लिबर्टीज़, उनकी डिग्निटी को भी रिस्पेक्ट करता है, तो ऐसे लिबर्टी को कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। इसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज़ रीज़न। लिबरल्स का ये मानना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं तो वो रैशनल थिंकर्स हैं, मीन्स दे हैव
गुड थिंकिंग कैपेसिटी, उनको पता है कि क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, दे आर कैपेबल ऑफ डिफाइनिंग एंड परसुइंग देयर ऑन बेस्ट इंटरेस्ट। तो इसलिए इंडिविजुअल्स को फ्री छोड़ा जाए ताकि वो अपने लिए डिसीजंस कर सके, फ्री चॉइसेस कर सके और बेस्ट चीज़ें अपने लिए सेलेक्ट कर सके और अपने इंटरेस्ट, अपनी नीड्स को और अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके। ये अगेंस्ट होते हैं पैटर्नलिज्म के। पैटर्नलिज्म का मतलब होता है कोई भी अपर अथॉरिटी जब इंडिविजुअल पर इम्पोज की जाती है तो इसको पैटर्नलिज्म कहा जाता है। ये पैटर्नलिज्म के अगेंस्ट है क्योंकि एक मानना है कि अगर इंडिविजुअल पर कोई भी अथॉरिटी इम्पोज की जाएगी तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है। उनको फ्रीडम दे दी जाए ताकि वो अपने लिए डिसीजन कर सके। इवन अगर वो कोई गलत डिसीजंस भी करते हैं, कोई मिस्टेक्स भी करते हैं, तब भी उनको छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने लिए डिसीजंस ले सके। और अगर इवन वो कोई गलत डिसीजंस भी ले तो वो अपने गलत डिसीजन से या अपने मिस्टेक से सीखे। अगर वो अपने मिस्टेक से सीखेंगे तो फिर वो ऐसे मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको छोड़ा जाए ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए काम कर सके। इसके अलावा इनका मानना है कि जो इंडिविजुअल्स है तो वो प्रोग्रेस करे, एडवांसमेंट करे, उनको जो है उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए ताकि वो प्रोग्रेस करे, एडवांसमेंट करे। और उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स नॉलेज को एक्वायर करें। जब लोग नॉलेज को एक्वायर करेंगे, अचीव करेंगे तो इससे वो एक प्रोग्रेस भी करेंगे, एडवांसमेंट्स भी करेंगे। और इससे फ़ायदा दूसरा ये होगा कि जो ह्यूमैनिटी है तो वो आज़ाद होगी, लिबरेट होगी फ्रॉम द चेन ऑफ द पास्ट एंड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। मीन्स के जो सोसाइटी है, जो कस्टम्स है और ट्रेडिशंस है, जो रिवायात है या जो सोसाइटी में दकियानूसी चीज़ें हैं या सुपरस्टिशंस है, तो जब इंडिविजुअल नॉलेज को एक्वायर करेंगे तो फिर ऐसी चीज़ों को वो अवॉइड करेंगे और ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। इसके अलावा ये एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। एजुकेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब लोग एजुकेटेड होंगे तो एजुकेशन से फ़ायदा ये होगा कि लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को, वॉर्स को अवॉइड करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स या डिस्प्यूट्स के बजाय वो अपने इश्यूज़ को पीसफुली रिजॉल्व करेंगे थ्रू नेगोशिएशंस, डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। जो है वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करेंगे थ्रू पीसफुल मीन्स। और जो वॉर है या कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल अराइज भी नहीं होंगे। ये फोर्स को या एग्रेशन के अगेंस्ट है कि फोर्स और एग्रेशंस को यूज़ नहीं करना चाहिए। और इन केस अगर आपके पास ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता और फोर्स और एग्रेशन आपको की ज़रूरत हो, तो ऐसे सिचुएशंस में फिर फोर्स को यूज़ कर सकते हैं, एग्रेशन को सेल्फ डिफेंस में। अदरवाइज़ जो है फोर्स और एग्रेशन यूज़ नहीं करना चाहिए और अपने इश्यूज़ को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो रीज़न है, लिबरल्स का ये मानना है कि इंडिविजुअल्स जो है वो रैशनल थिंकर्स है, वो थिंकिंग क्रीचर है और वो अपने अच्छे बुरे को समझते हैं, उनके पास रीज़न है। तो उनको फ्रीडम दिया जाए ताकि वो अपने लिए अच्छे डिसीजंस कर सके। उनके जितने भी एक्शंस होते हैं तो वो रीज़न गाइडेड होते हैं और वो कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करते जो उनको नुकसान पहुंचाए। इसके बाद जो प्रिंसिपल है दैट इज़ जस्टिस। जस्टिस में बिलीव रखते हैं लिबरल्स और जस्टिस का मतलब होता है गिविंग ईच पर्सन व्हाट ही और शी इज़ ड्यू। जो लिबरल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है तो वो इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू देम वेरियस काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट क्या है, ह्यूमन बींग्स आर सीन टू बी बॉर्न इक्वल इन द सेंस दैट ईच इंडिविजुअल इज़ ऑफ इक्वल मॉरल वर्थ। मतलब क्या है कि लिबरल्स इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं तो वो बाय बर्थ सब इक्वल होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए सबके इक्वल राइट्स है और इनका सब की जो है रिस्पेक्ट और वैल्यू एक जैसी है और इंडिविजुअल में किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी बेस पर, जेंडर, रेस, कलर, क्रीड, रिलीजन या किसी भी सोशल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं। तो इनमें किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सब इक्वल है, सबकी इक्वल वैल्यू है, इक्वल रिस्पेक्ट है एंड इक्वल राइट्स है। सेकेंड, वो फॉर्मल इक्वलिटी में बिलीव रखते हैं। जस्टिस का जो सेकेंड मतलब है दैट इज़ फॉर्मल इक्वलिटी। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब है कि सोसाइटी में सब लोगों का इक्वल फॉर्मल स्टेटस है, मतलब सोसाइटी में सब इक्वल है। फॉर्मल स्टेटस या
फॉर्मल स्टेटस इन सोसाइटी के। फिर हमारे पास टू टाइप्स है फॉर्मल इक्वलिटी की। फर्स्ट है लीगल इक्वलिटी और सेकंड है पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब होता है वन मैन वन वोट, यानी हर इंडिविजुअल के पास एक ही वोट का राइट होगा। और लीगल इक्वलिटी मीन्स के सब लोग कानून के आगे एक जैसे हैं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ होगा, सब इक्वल होंगे और कोई डिस्क्रिमिनेशन उनमें नहीं होगी कि कोई पावरफुल है, कोई रिच है या कोई वीक है, तो इस तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनमें नहीं होगी। थर्ड जो इक्वालिटी है, तो इसका थर्ड इक्वालिटी इज़ लिबरल सब्सक्राइब टू अ बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल्स है तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबके पास इक्वल चांस होना चाहिए ताकि वो प्रोग्रेस करे, वो अपॉर्चुनिटीज़ एक्वायर कर सके, वो अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप कर सके। तो इस तरह से लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज़ टॉलरेशन। लिबरल्स टॉलरेशन में बिलीव रखते हैं और टॉलरेशन को एक्सेप्ट करते हैं। इनका मानना है कि सोसाइटी प्लूरलिस्टिक हो सकती है नेचर में, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट लोग हो सकते हैं, मतलब सोसाइटी डाइवर्स हो सकती है जहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते होंगे। उनकी सोच, उनका नेचर, उनका नज़रिया, उनका अप्रोच टू वर्ड लाइफ्स डिफरेंट हो सकती है सोसाइटी में, डिफरेंट नीड्स हो सकते हैं, डिफरेंट एस्पिरेशंस हो सकती है। तो इन सारे डाइवर्स एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करना ही टॉलरेशन है और वो इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि टॉलरेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह से फ्रेंच राइटर है वोल्टेयर, उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और वो है, आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट विल डिफेंड यू टू द डेथ, यू आर राइट टू से इट। मतलब कि आप जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन चूँकि ये आपके ऐसा कहना आपका राइट है तो मैं आपके इस राइट को हर हाल में इसको प्रोटेक्ट करूँगा। तो टॉलरेशन मीन्स के सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और लिबरल्स इस चीज़ में बिलीव रखते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को लिबरलिज़म की समझ आई होगी। आज हमने इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट को पढ़ा और इसके थीम्स को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके डिफरेंट जो टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल डेट अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।